नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व जल दिवस पर अन्नदाता की खास पेशकश। चने के बीजोत्पाद करके कमाएं अधिक लाभ। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, 100 साल जीने के उम्मीदों जैसा। 1972 में बनी शोर फिल्म के गीत की ये लाइनें आज विश्व जल दिवस पर सटीक साबित हो रही हैं। वाकई पानी का महत्व हमारे जीवन में इतना अधिक है कि इसके दम पर हम 100 साल तक भी जीने की उम्मीदें लगा सकते हैं। वहीं पानी ना मिले तो हम अपने कल को भी सुरक्षित नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पानी का इंसान ने अंधाधुंध दोहन किया है। अगर सही ढंग से पानी का संरक्षण किया जाए और जितना हो सके पानी को बर्बाद करने से रोका जाए तो इस समस्या का समाधान बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरत है जागरूकता की। इसलिए विश्व जल दिवस पर देखिए अन्नदाता की एक खास रिपोर्ट। आज दिनों दिन जो पानी है वो नीचे धरातल पे गिरता जा रहा है। उसी का मेन कारण है क्योंकि अपने स्वयं है इसका दोहन जिस तरीके से किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए अगर इसी तरह करते गए तो आगे वाली पीढ़ियों के लिए जल के लिए तरसना पड़ेगा। जैसे पहले काफ़ी नदियाँ नाले सब कुछ बहते थे, पानी प्रचुर मात्रा में होता था और अब धीरे धीरे ये आती जा रही है कि पानी बोतलों के अंदर बिकने लग गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो आगे आने वाली जनरेशन के अंदर पानी के लिए अपने को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है। दुनिया विकास की राह पर चल तो रही है, लेकिन स्वच्छ जल मिल पाना कठिन होता जा रहा है। विश्व भर में साफ और पीने योग्य जल की कमी के कारण ही जल से होने वाली बीमारियां महामारी का रूप ले रही हैं। समय के साथ इंसान जल की महत्ता को लगातार भूलता चला गया और उसे बर्बाद करता रहा, जिसका परिणाम आज जल संकट के रूप में सबके सामने है। विश्व के हर नागरिक को पानी की महत्ता से अवगत कराने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। विश्व जल दिवस से जो 22 मार्च को मनाया जाता है उसकी सबसे पहले जो इसके बारे में विश्व के बारे में जो जल की कमी उसके बाद सोचा गया था। रियो दे जनवरी में 1993 में सम्मेलन हुआ था। उसमें प्रकृति में पाए जाने वाले जल को संरक्षित करने के बारे में काफ़ी सोच विचार करके और इसी दिन को चुना गया था। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में विश्व जल दिवस की पहल की गई थी। इसके बाद 1993 में 22 मार्च को पहली बार विश्व जल दिवस का आयोजन किया गया। इसके बाद से हर साल लोगों के बीच जल का महत्व, जरूरत और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अलग अलग थीम के साथ 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जहाँ तक पृथ्वी के ऊपर पानी के अस्तित्व का सवाल है, 71% जो पृथ्वी का पूरा एरिया है उसके अंदर पानी है। उसमें से भी करीबन 97% महासागरों से गिरा हुआ है। उसमें से 3% जो पानी है जो पूरी जनता या अपने जीव जंतुओं को पीने के लिए उपलब्ध है, उसी को बचाए रखने के लिए अपने कई तरह के उपाय करने पड़ते हैं। आए दिन हम पानी बचाने के कई स्लोगन सुनते आ रहे हैं। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल है जीवन का आधार, कभी ना समझो इसे बेकार। जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका दूसरा कोई विकल्प। जल को बचाना है, विश्व को खुशहाल बनाना है।
जल है जीवन का सोना, इसे कभी नहीं खोना। जल है जीवन के लिए अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। पानी के इस महत्ता को देखते हुए सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान चलाते हुए बच्चों और महिलाओं में जागृति लानी होगी। अगर प्रत्येक घर की छत पर वर्षा जल का भंडारण करने के लिए 1 या 2 टंकी बनाई जाएं और इन्हें मजबूत जाली या फिल्टर कपड़े से ढक दिया जाए तो हर नगर में जल संरक्षण किया जा सकेगा। वहीं जंगलों का कटान होने से दोहरा नुकसान हो रहा है। पहला ये कि वाष्पीकरण न होने से वर्षा नहीं हो पाती और दूसरा भूमिगत जल सूखता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण जंगल और वृक्षों के अंधाधुंध कटान से भूमि की नमी लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए वृक्षारोपण लगातार किया जाना जरूरी है। इसलिए जिस प्रकार से सरकार का मिशन है, उसकी उपयोगिता है, उसके अनुसार अपने को भी मोटे अनाज के ऊपर जोर दिया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है उसके सकारात्मक परिणाम तभी आएंगे जब सब अपन सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। खेत और खाली जगहों पर छोटे तालाब, डोभा का निर्माण कर सकते हैं। पहाड़ी और खेत से बहकर बर्बाद होने वाले वर्षा जल को विभिन्न प्रकार के डैम बनाकर रोका जा सकता है। अगर खेती की बात करें तो खेतों में छोटे छोटे तालाब, पोखर या डोभा बनाएं, जिसमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो सकेगा। साथ ही खेतों में मेड़बंदी के काम को बढ़ावा देना होगा, इसमें भूजल स्तर बढ़ेगा। इसके अलावा नहरों और सिंचाई नालियों की सफाई करना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हम सभी को इस विश्व जल दिवस पर प्रण लेना होगा कि हम पानी की एक एक बूंद को बचाएं और पानी को व्यर्थ बहने से रोकने के उपाय को अपनाएं। तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। किसान भाइयों, वक्त के साथ साथ पुराने तालाब में मिट्टी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, जिससे उनकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में पुराने तालाबों का गहरीकरण करना बेहद जरूरी है। साथ ही नलकूप और कुओं का पुनर्भरण करने हेतु जरूरी संरचनाओं को बनाना भी जरूरी है और फसलों की सिंचाई में टपक और फव्वारा जैसी उन्नत तकनीक को अपनाने की भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए सभी किसान भाइयों से विशेष रूप से ये निवेदन करूंगा कि आगे की पीढ़ी को बचाने के लिए ये सोचे कि जल ही जीवन है। इसलिए आज विश्व जल दिवस पे आप ये प्रण लें कि हम आगे की पीढ़ियों के लिए पानी बचा के रखेंगे और कम से कम पानी का उपयोग करेंगे। यही हमारा संकल्प रहना चाहिए। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भोपाल में ओलावृष्टि को लेकर सीएम हाउस में बैठक। फसलों के नुकसान को लेकर सीएम ने ली जानकारी। सभी जगह सर्वे दल का गठन। दिल्ली में बढ़ सकता है विधायकों का वेतन, जल्द हो सकती है घोषणा। भूतपूर्व विधायकों की पेंशन में किया जा सकता है इजाफा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बदलने के 3 साल पूरे। कांग्रेस आज मना रही लोकतंत्र सम्मान दिवस। कमलनाथ ने जारी किया वीडियो संदेश। कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। कहा कमलनाथ को निकालनी चाहिए माफी यात्रा। राहुल गांधी से सावरकर की तुलना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा हम उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों ने चना की देरी से बुवाई की थी, उनकी फसल अभी फूल और फली बनने की अवस्था पर है। तो यदि आप चने का बीज उत्पादन करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए समय पर सिंचाई के साथ हानिकारक कीट और रोगों से फसल का बचाव करना जरूरी है। साथ ही साथ बीज की शुद्धता का भी ध्यान रखना होगा। तो इन सभी कार्यों को आप कब और किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर SB अग्रवाल।
जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में चना के फसल ली है, जो कि विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें देसी चना और काबुली चना 2 प्रकार का होता है, जो कि देसी चना विशेष तौर से हमारे किसान भाई लगाते हैं। और इसमें जो भी प्रजाति लगाई हूँ, चाहे वो JG 11 है, JG 12 है, JG 16 है या JG 36 की नई प्रजाति आई है, उसके अंदर उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी है। अभी जो किसान भाई अपने खेत में जहाँ फूल आ रहे हैं, फलियाँ आ रही हैं, वहाँ पर जिनको बीज तैयार करना है, खेत में नमी रखना आवश्यक होता है। नमी मैंने जैसा देखने को आया है कि हमारे नमी की जहाँ अवस्था है वहाँ पर पाले का प्रकोप भी नहीं होता और फूलों की संख्या काफ़ी होती है, साथ ही साथ फूलों में दाने या फलियाँ घेंटी बनने में सहयोग प्रदान करता है। तो इसमें एक पानी लगा देना उस समय में आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। बीज उत्पादन में रोगिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। पौधे की बढ़वार का समय होती, वानस्पतिक स्थिति होती है, वहाँ पर कभी कभी इल्ली का प्रकोप होता है, तो वह इल्ली इनकी पत्तियों को खा लेती है, सिर्फ डंठल डंठल दिखाई देते हैं। इसके बाद जहाँ हम देखते हैं कि फलियाँ बढ़ रही हैं, दाने भर रहे हैं, उस समय भी एक इल्ली का प्रकोप हो सकता है जो दाने को नुकसान पहुंचाती है, खाकर नष्ट कर देती है। और इसमें इल्ली के प्रकोप की जांच करने के लिए हमें विशेष तौर से ध्यान रखना कि हमें ये फेरोमोन ट्रैप इसमें लगाए जाते हैं, जैसे लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं। और फेरोमोन ट्रैप लगाने से उसके अंदर इल्ली अगर 2 से 5 संख्या में दिखाई देती है तो समझिए आपके खेत में इनका प्रकोप हो गया है, हमें दवाई छिड़क देना चाहिए। यदि किसान भाई के पास ये नीम का तेल उपलब्ध है तो उसका स्प्रे करें, NPV का भी सॉल्यूशन तैयार करें और उसका स्प्रे करने से इल्लियों के बीमारी फैलती है और इल्लियाँ मर जाती हैं, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए बहुत प्रभावशाली दवा इमामेक्टिन बेंजोएट है, जिसका गड़सा फरसा बाजार में कई नामों से मिलती है, जिनको हम खरीद कर और एक स्प्रे करते हैं तो यह नियंत्रित हो जाती है। हालांकि इसमें बीमारी का प्रकोप होता है और उस बीमारी का प्रभाव ये होता है कि पौध संख्या काफ़ी कम हो जाती है, फसल में घेंटी आ जाती हैं यानी फलियां आ जाती हैं और उस समय में इसका प्रकोप काफ़ी एक फ्यूजेरियम बिल्ट जिसके उगरा कहते हैं और ये सूखने का जो होता है ये रोग में पौधा चमकीला हो जाता है, पीलापन सुनहरा हो जाता है और सूख जाता है। ऐसी अवस्था में जब फसल आने की है और फलियां बन चुकी हैं तो काफ़ी नुकसान की संभावना रहती है। ऐसे समय में हमारा किसान भाई एक बात सोचता है कि इसमें सूखना यानी पानी की कमी से तो नहीं, पानी देने से इसको ठीक किया कहीं जा सकता है, तो परंतु ऐसा ना सोचे। इसमें उस अवस्था में पानी देने से ये प्रकोप और बढ़ता है, पानी के साथ इसके स्पोर्स बढ़ जाते हैं और फैलकर पूरे खेत में बीमारी को बढ़ावा प्रदान करते हैं। इसको बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बीज की बोनी के समय भूमि और बीज दोनों का उपचार करना चाहिए। भूमि उपचार में ट्राइकोडर्मा गोबर की खाद के साथ मिलाएं और बीज का उपचार बीटावैक्स पावर से करना चाहिए। ऐसा करने से इसमें बीमारी का प्रकोप कम से कम होता है और कहीं कहीं बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि एक इन पौधों को जहाँ कहीं एक हाथ दिखाई देते हैं तो ऊपर पॉलीथीन से या हमारे पास जो खाद की बोरियां होती हैं उनको ढककर उसी के सहित निकाल कर
हम कहीं दूसरी जगह गड्ढे में दबा दें, जिससे इसके जीवाणु बाहर ना फैल सकें और दूसरे स्थान। और अगर 4-6 जगह कहीं आपको देखने को मिलती है तो इसमें एक दवा जिसको विशेष तौर से ट्राइकोडर्मा घोल के रूप में उपलब्ध है, और इसके ऊपर पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, और ड्रेंचिंग यानी नीचे जड़ों की सतह पर भी इस दवा को पहुंचाने से ये रोग को हम नियंत्रित कर सकते हैं। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। जिसे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। ये ऐसा करने से हमें जो बीज प्राप्त होगा एक समान एक जाति का होगा, उसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होगी। तो आगे आने वाली फसल में भी अच्छा बीज बोने से, फसल के लिए अच्छा बीज बोने से हमें उत्पादन में आगे भी अच्छी प्राप्त हो सकेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भोपाल में ओलावृष्टि को लेकर सीएम हाउस में बैठक। फसलों के नुकसान को लेकर सीएम ने ली जानकारी। सभी जगह सर्वे दल का गठन। दिल्ली में बढ़ सकता है विधायकों का वेतन, जल्द हो सकती है घोषणा। भूतपूर्व विधायकों की पेंशन में किया जा सकता है इजाफा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बदलने के 3 साल पूरे। कांग्रेस आज मना रही लोकतंत्र सम्मान दिवस। कमलनाथ ने जारी किया वीडियो संदेश। कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। कहा कमलनाथ को निकालनी चाहिए माफी यात्रा। राहुल गांधी से सावरकर की तुलना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा हम उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में गेंदा की खेती बड़े एरिया में की जाती है, इसलिए प्रदेश के बहुत से किसान इस मौसम में भी गेंदे की खेती करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने गेंदा की पौध तैयार कर ली है, वह खेत में इसकी रोपाई करते समय खेत की तैयारी से लेकर रोपाई तक कौन कौन से कार्यों को अमल में लाएं, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति सिंह। गेंदे की खेती हम फूलों के बारे में जानते हैं, बीजों के बारे में जानते हैं, इससे हम फूल और बीज बना सकते हैं। पर साथ ही अगर हम इनसे गेंदे के फूलों से यदि हम रंग निष्कर्षित करें तो इससे हम हर्बल गुलाल भी बना सकते हैं एवं मुर्गियों के चारे में भी इसे इस्तेमाल करके उसमें विटामिन ए की उपलब्धता अधिक कर सकते हैं। फूलों की खेती आज कृषि क्षेत्र में उभरता हुआ व्यवसाय बन चुका है। आज के दौर में अपने प्रदेश में नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष में फूलों की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के फूलों का उपयोग आज सजावट, गुलदस्ते, पूजा पाठ, वैवाहिक कार्यक्रम और त्योहारों में साजो सजा के लिए किया जा रहा है। अगर हम इसकी खेती के बारे में बात करें तो मृदा भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए एवं पीएच मान 7 से 7.5 तक का होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि इसमें हमें खाद क्या डालनी है, तो खाद हमको डालनी है जब नर्सरी में
पौधा 4 पत्तियों तक का हो जाए तब हमें इसे मुख्य खेतों पे लगाना चाहिए। एवं मुख्य खेतों के टाइम पे हमको क्या करना है कि जब हम खेत तैयार करें तो उसमें करीबन 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद मिला दें। एवं उसके साथ ही हमको क्या करना है कि इसमें जो मात्रा पाई गई है कि हम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटाश को 120-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। और उस मिलाने से पहले हमें ये चाहिए कि हम अपने खेतों की मिट्टी के नमूने अवश्य जांच करा लें कि उसमें कितनी NPK कितनी उपलब्ध है, उसके बाद ही हम इन सब का प्रयोग करें। गेंदे की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसकी 2 प्रजातियां हैं, जिसमें से पहली अफ्रीकन गेंदा। इसकी उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: अफ्रीकन ऑरेंज, पूसा गोल्डन एज, क्राइलिन थिमे चार्म, एलेस्का गोल्डन येलो, ऑरेंज जुबली तथा फायर येलो आदि इस प्रकार से फ्रेंच गेंदा की किस्में हैं। रॉयल बंगाल, लेमन ड्रॉप, बटर स्कॉच, रेस्टोगेड, वेलेनेशिया, सुशाना, पीटी, स्प्रे तथा येलो बाय आदि। गेंदे की 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि हाइब्रिड गेंदे की खेती के लिए 200 से 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अब यदि हम बात करें कि गेंदा कितने प्रकार का होता है, तो प्रायः इसमें बहुत सारी जातियां होती हैं, परंतु हम ज़्यादातर सिर्फ 2 जातियों को हम किसान अगर खेती करें तो हम 2 जातियों के बारे में बोलेंगे। इनमें एक अफ्रीकन होती है और दूसरी होती है फ्रेंच। यदि हम बात करें इनकी प्रजातियों के बारे में तो अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे में अलग अलग उपज पाई जाती है। जैसे कि अफ्रीकन गेंदे में हम आराम से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर फूल उपजा सकते हैं, और वहीं छोटे गेंदे से जो बौना गेंदा है, जिसे हम फ्रेंच गेंदा भी जानते हैं, उसमें हम 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज ले सकते हैं। और खेती के समय जब हम ये जो 2 हमने प्रजाति वाली अफ्रीकन और फ्रेंच, तो इनमें हमें अलग अलग दूरी पे इन पौधों को लगाना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम इसकी खेती बीज द्वारा करते हैं। तो बीज को पहले हम नर्सरी में लगाते हैं। अगर साल भर की हम बात करें तो इसे हम साल में 3 बार उगा सकते हैं। पहली गर्मी में, दूसरी बरसात में एवं तीसरी हम उगा सकते हैं सर्दियों के लिए। यदि हमें अच्छे गुणवत्ता का बीज और फूल लेना है तो इसको हमें प्रायः शीतकाल में, जो हमारा जब तापमान कम होता है उस टाइम पे इसको उगाया जा सकता है। तो अगर अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदे की बात करें तो इनको जो हम अलग अलग स्पेसिंग, अलग अलग दूरी पे इनको उगाते हैं। जैसे कि बड़ा गेंदा होता है उसको हम प्रायः 60 बाय 45 या इवन 50 बाय 50 सेंटीमीटर की दूरी पर भी उगाते हैं, और छोटे वाले गेंदा को हम 30 बाय 40, और जो अत्यंत छोटे होते हैं उन्हें 20 बाय 15 सेंटीमीटर या 20 बाय 10 सेंटीमीटर तक भी दूरी पे उगा सकते हैं। तो गर्मियों का गेंदा, बरसाती गेंदा एवं सर्दियों के खेतों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उपज तो हमें बरसात के गेंदे में ही मिलती है, परंतु अगर गुणवत्ता की बात करें तो शीतकालीन जो गेंदा है वही सबसे अच्छा बीज एवं फूल उत्पादित करता है। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दौलतपुर, जिला भिंड के कृषक लाखन सिंह ने। ये गाय की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो लाखन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। दुधारू पशुओं का पालन अगर आप करते हैं तो इनसे अच्छा फायदा लेने के लिए अधिक दूध देने वाले पशुओं को पालें। बेहतर होगा कि आप देसी नस्लों को प्राथमिकता दें, क्योंकि इनके दूध की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। अगर विदेशी नस्ल की गायों का पालन करना है तो इनमें कई अच्छी नस्लें हैं जिनको आप पाल सकते हैं, या अपनी देसी गायों से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा कोई भी विदेशी नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे नस्ल का चुनाव भी बहुत जरूरी है कि हम जो गाय रखे हैं वो गाय एकदम देहाती किस्म की जो गाय है उनके
उत्थान के लिए उनके लिए आपको जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाना पड़ेंगे। उसके लिए आपको फ्रीजियन नस्ल की गाय, जर्सी नस्ल की गाय, उसका क्रॉस रखना पड़ेगा। उसका दूध का मात्रा आपको 10 से 12 लीटर। आप देसी नस्ल की गाय का ही पालन चाहते हैं तो अपने देश में कई ऐसी नस्लें हैं जिनकी दूध की मात्रा अधिक है। इनसे दूध की अच्छी क्वालिटी तो मिलती ही है और इनके गोबर की खाद मिट्टी के लिए काफी फायदे वाली होती है। देसी गायों की देख रेख पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि विदेशी गायों की विशेष देख रेख करनी पड़ती है। देसी गायों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक रहती है, लेकिन विदेशी गायों को बीमारियां अधिक परेशान करती हैं। अपने देश में भी अच्छी गाय हैं जिनको कि हम रख सकते हैं, जैसे साहिवाल है, उसको आप रख सकते हैं। आप देखेंगे थारपारकर है, उसको आप रख सकते हैं। गिर है, ये अपने देश की गाय है, लेकिन इनकी दूध की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। आपके द्वार पे आके 8 किलो 6 किलो दूध आसानी से आपको इनसे मिल सकता है। तो आप अगर देहात के अपने गाय को थोड़ा सा रिप्लेस करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग की सुविधा हर जगह उपलब्ध है, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है, उसको इस्तेमाल करें और अपने गाय से ज़्यादा दूध लेना है, ये ध्यान रखें। और ज़्यादा दूध लेने के लिए हमको ज़रूरी है कि हम उनके आहार पर जो उनका है उसको खास करके ध्यान रखें। अगर इन चीज़ों की बात आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे दूध मिलेगा, अच्छा आपको दूध का उत्पादन होगा। धन्यवाद। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।